देखो, ज़िंदगी में आप सफलता मिलती है तो निराश हो सकते हो, लेकिन हताश नहीं होना है। मतलब आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि यार इतना सालों पर के कर रहे अजय की क्यों ही को नहीं कित है तुम। मतलब मेरे को ऐसे बहुत लोग मिलते थे, गांव में जाता था, ताड़ने वाड़ने वाले भी मिलते थे। तो उसमें ऐसा होता है ना कि आपको ऐसे लोगों से ही रहना है जो आपको सपोर्ट करे। भाई तेरो तो हुई हुई, तेरो नहीं हुई तो किंग हुई। आपका सिलेक्शन होगा जो आपके लिए जिस जिस भी चीज़ के लिए, चाहे बिजनेस हो, खेल कूद हो, कोई भी चीज़ हो। मैं सिर्फ कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो उसमें आपको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत ज़रूरी है, जो आपको प्रोत्साहित करे कि हाँ भाई तुम कर सकते हो। और एक दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो आपको हमेशा हताश करेंगे कि इतना कंपटीशन है, ऊपर से पेपर भी आउट हो रहे हैं, था आमनो तो कोई चांस ही नहीं है। तो वो नहीं होना चाहिए। लोगों की कंपनी है जो वो एक अंदर से इतनी मतलब रोने की आवाज़ आती है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो और उसके बाद भी जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत निराशा होती है। पर शायद मैं यही था कि मुझे आत्मविश्वास था कि मैं कर लूँगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो बस इसी भावना के साथ मैं अपने आप को चलाता रहा, और इसी वजह से शायद मैं वहाँ पहुँच पाया। मैं अपने चौथे प्रयास में, शायद मैं एक प्रयास पहले छोड़ता तो नहीं पहुँच पाता। तो यही है कि वो आप अपना खुद निर्धारित कीजिए कि आप कितनी लंबी दूरी तय कर सकते हैं, आपके अंदर कितना संसाधन भरा हुआ है, उस हिसाब से आप उतनी रिस्क ले सकते हैं। और ये एक बात और बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति होता है वो अपनी जिंदगी का सूत्रधार खुद होता है। इसी क्रम में विश्नोई समाज का वन और वन्य संपदा के साथ में एक बहुत अनूठा जुड़ाव रहा है। विश्नोई समाज प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है। आज विश्व में एक अवधारणा जो है वो धीरे धीरे बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर पनप रही है, जिसको रूरल सस्टेनेबिलिटी बोला जाता है, कि हम किस तरीके से प्रकृति के साथ जीवन जिएं, प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करें, लेकिन उसे अनावश्यक हानि नहीं पहुंचाएं। आज विश्व जिन सिद्धांतों के ऊपर, जिन्हें खोज बता रहा है या जिन रस्तों पर चलने की कवायद चल रही है, विश्नोई समाज उन रस्तों के ऊपर चलकर अपनी मंजिल पाने का एक सशक्त प्रमाण, सशक्त गवाह सदियों से रहा है। ऐसे ही वन विभाग के अंदर नियुक्ति प्राप्त रमेश जी विश्नोई का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिता श्री तुलसाराम जी मांझू, माता श्रीमती पांचो देवी, गांव जालबेरी धोरीमन्ना बाड़मेर से। गांव जालबेरी से अध्ययन करते करते आप बीटेक किया आपने सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी बॉम्बे से। फिर आपने ओला कैब्स में जॉब की बेंगलोर से। यूपीएससी का आपका 4 बार का अनुभव है, 2 बार का सीएससी इंटरव्यू का और 2 बार का आईएफएस इंटरव्यू का। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले गुरुजी और यहाँ पे पधारे हुए सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे भाइयों और बहनों और मंच पे बैठे हुए साथियों, सबको बहुत नमन प्रणाम। और परमपिता परमेश्वर गुरु जम्बेश्वर की निर्वाण स्थली पे आकर और मैं अपने युवाओं को जो संबोधित कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने अपना अनुभव अपनी शिक्षा के दौरान जो भी शिक्षा मैंने ली, जो भी अनुभव लिया, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, मैं युवाओं के साथ शेयर कर सकूं और परिजनों के साथ भी शेयर कर सकूं कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम रमेश कुमार है और मेरे पिताजी का नाम तुलसाराम जी विश्नोई और माता पांचू देवी है, जो यहाँ पे उपस्थित है। और मैं सबसे जीवन में जो भी सफलता प्राप्त की है वो सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने माता और पिता को देना चाहता हूँ। शायद उनका जो मुझे सहयोग मिला हर चीज़ में, वो नहीं मिलता तो शायद मैं ये सफलता नहीं हासिल कर पाता। और मतलब मैं जितना उनको श्रेय दूँ उतना ही कम है। उनका जो ऋण है मेरे ऊपर वो कभी मैं चुका नहीं सकता। तो पहले मैंने प्रारंभिक जो मेरी शिक्षा थी वो मैंने अपने गांव से की 5वीं तक। उसके बाद फिर मैंने धोरीमन्ना, एक छोटा सा कस्बा है वहाँ पे मैंने एक प्राइवेट स्कूल में हॉस्टल में रह के 10वीं तक पढ़ाई की। वहाँ पे मेरे गुरुजी थे गणपत लाल जी विश्नोई। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि आप जाओ, आप मैथमेटिक्स अच्छी है, गणित अच्छी है आपकी, तो आप जाइए और आईआईटी की तैयारी कीजिए। तो 12वीं के साथ फिर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया और फिर मैं आईआईटी मुंबई चला गया ग्रेजुएशन के लिए। वहाँ पे 4 साल मैंने ग्रेजुएशन की और काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेल करके एक बॉडी होती है जो युवाओं को बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वहाँ पे मैंने मैनेजर के रूप में काम किया।
उसके बाद फिर मैं कॉलेज से पास आउट होके ओला कैब में जॉब करने लग गया। तो अच्छी सैलरी थी, सब कुछ अच्छा था। तो पर फिर मुझे कभी वो संतुष्टि नहीं मिली कि मैं सिर्फ एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ जिससे मेरा खुद का गुजारा हो रहा है, और मैं अपने घर वालों के लिए और जो मेरे गांव के लोग हैं जो मेरे से काफ़ी अपेक्षा रखते हैं उनके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और उसी दौरान एक मीटिंग के सिलसिले में मैं वहाँ के एनवायरनमेंट सेक्रेटरी जो होते हैं, सचिव होते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो भारतीय वन सेवा के अधिकारी थे। तो जब मैंने उनका ऑफिस देखा, उनके कार्य को जाना, तो मतलब ऐसा कार्य था कि जो हमारे समाज में और जो हमारे गुरुजी 500 वर्ष पहले संदेश दे के गए थे वही काम हमारी सर्विस करती है। तो उसी दिन मैंने ठान लिया कि मुझे एक आईएफएस ऑफिसर बनना है और मुझे प्रकृति के बीच रहना है, मुझे जीव जंतुओं की सेवा करनी है। और उसके 3 महीने बाद ही मैंने जॉब से रिज़ाइन दे दिया और मैं दिल्ली चला गया यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो मम्मी पापा बोले कि बेटा अच्छी नौकरी है, क्यों छोड़ रहे हो। पर वो मैंने उनको समझाया कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मैं निकालूंगा, मुझे अपने आप पे आत्मविश्वास है और मुझे करना ही है, मुझे जीव जंतु से बहुत प्यार है। उसके फिर मैं चला गया। तो जैसा आपको पता है बहुत प्रतिस्पर्धा होती है। पहला अटैम्प्ट हुआ कि मैंने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू कॉल नहीं आया। दूसरे में आईएएस के लिए इंटरव्यू कॉल आया लेकिन आईएफएस के लिए नहीं आया। तीसरे में आईएफएस के लिए इंटरव्यू कॉल आया, आईएएस के लिए नहीं आया। चौथा था जिसमें आईएएस और आईएफएस दोनों का इंटरव्यू कॉल था, और आईएफएस में मेरा ऑल इंडिया रैंक 12 के साथ सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मुझे उड़ीसा कैडर एलोकेट किया गया है। मैं अपने जीवन उड़ीसा के जंगलों में गुजारूंगा। तो सबसे जो मुझे मैं अपने सर्विस के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम 3 चीज़ें करते हैं। एक जो पेड़ पौधे होते हैं, वनों की हम रक्षा करते हैं। दूसरे जो वनों में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उसको हम मारने नहीं देते हैं, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, चाहे वो जंगली सुअर हो, शेर हो या फिर हिरण हो। जो प्रकृति का अपना क्रम चलता रहता है मरने और मारने का जीव जंतुओं के बाद, हम उनको उस हिसाब से चलने देते हैं, पर मानव का कोई उसमें इंटरफेस नहीं होना चाहिए। और तीसरा होता है कि अपने यहाँ पे इतने वन नहीं है, लेकिन आप अगर किसी दूसरे जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य में जाओगे तो वहाँ पे वनों के आसपास बहुत गांव होते हैं और जनजातियाँ रहती है। तो तीसरा काम होता है उनके जीवन स्तर को सुधारना। तो मतलब मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान फील करता हूँ कि मुझे लोगों की जो सेवा करने का मेरा इरादा था वो मुझे सर्विस में मिल रहा है। मुझे जीव जंतु की जो सेवा करने का जो मेरी इच्छा है वो भी मिल रहा है। और तीसरा ये है कि बस मुझे प्रकृति के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो जी, वाकई अभी हम जिन मूल्यों की बात कर रहे थे कि जब एक व्यक्ति सफल होता है तो उसकी केवल वो एक व्यक्तिगत सफलता नहीं होती है, उसके मूल्यों की भी सफलता होती है। उसके मूल्यों, उसके सिद्धांतों को कहीं ना कहीं वह व्यक्ति एक रिकॉग्निशन दिलाता है, एक मान्यता दिलाता है। और आपने बताया कि जिस तरह से आपने एक प्राइवेट जॉब को छोड़ा, फिर वहाँ से क्विट करने के बाद में आप लगातार प्रयास करते रहे। तो अक्सर जो ऐसे प्रयास होते हैं, इन प्रयासों में कहीं ना कहीं युवा जो है वो कहीं ना कहीं हार भी मान लेता है, या यूं कहें कि हमारा सामाजिक परिदृश्य कुछ इस तरीके का है कि हमारे समाज के अंदर जब एक व्यक्ति थोड़ा सा भी स्टेबल हो जाता है तो वो जो एक स्थिरता है, वो स्थिरता कहीं ना कहीं समाज ये चाहता है कि बस व्यक्ति यहाँ स्थिर हो जाए। लेकिन जिस व्यक्ति के सपने होते हैं, जो व्यक्ति कुछ और बड़ा पाना चाहता है, तो ये एक झंझावात जो है वो चलता रहता है। यूं कहें कि परिवार और व्यक्ति के बीच में, परिवार और समाज के बीच में, तो इन सब से आपने निजात कैसे पाई? मतलब कौन सी ऐसी स्पिरिट है जिसके दम पर आप आगे बढ़ते रहे और इन सब चीज़ों का सामना भी करते रहे? देखो, आपने 2 बातें पूछी। एक तो निराशा वाली कि आप जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें असफलता होती है तो निराशा होती है, बहुत बार मिलती है। और दूसरा होता है कि आप एक स्थिर हो जाते हो, उस बैरियर को कैसे तोड़ना है। तो पहले मैं बैरियर वाली बात बताता हूँ कि मैं जॉब कर रहा था और जब मेरा एकदम इरादा चेंज हो गया कि मुझे भारतीय वन सेवा में जाना है, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि मतलब ये काफ़ी रिस्की है। और मेरी फाइनेंशियल फैमिली की हालत इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पर ऐसा था कि मैं अगर जॉब कंटिन्यू करता तो मैं फैमिली को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाता। तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल डिसीजन था कि मैं इस जॉब को छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। पर फिर मैंने ये सोचा कि
ये प्रिपरेशन 2 साल की होगी, 3 साल की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की होगी, लेकिन उसके बाद जो संतुष्टि मिलेगी तो जो आज मैं जो रिस्क ले रहा हूँ उससे कहीं बेहतर होगी। और शायद ये बात मैंने अपने पिताजी को बताई, तो और पिताजी मेरे सबसे अच्छे दोस्त है, तो उन्होंने उस बात को माना, थोड़ा मुश्किल से माना, और शायद इसी वजह से मैं ये बैरियर को तोड़ पाया। और दूसरी बात होती है निराशा की। देखो, ज़िंदगी में आप सफलता मिलती है तो निराश हो सकते हो, लेकिन हताश नहीं होना है। मतलब आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि यार इतना सारा पढ़े के कर रहे अजय क्यों ही को नहीं कित है तू। मतलब मेरे को ऐसे बहुत लोग मिलते थे, गांव में जाता था, ताड़ने वाड़ने वाले भी मिलते थे। तो उसमें ऐसा होता है ना कि आपको ऐसे लोगों से ही रहना है जो आपको सपोर्ट करे। भाई तेरो तो हुई, तेरो नहीं हुई तो क्यों हुई। आपका सिलेक्शन होगा जो आपके लिए जिस भी चीज़ के लिए, चाहे बिजनेस हो, खेल कूद हो, कोई भी चीज़ हो। मैं सिर्फ कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो उसमें आपको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत ज़रूरी है, जो आपको प्रोत्साहित करे कि हाँ भाई तुम कर सकते हो। और एक दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो आपको हमेशा हताश करेंगे कि इतना कंपटीशन है, ऊपर से पेपर भी आउट हो रहे हैं, था आमनो तो कोई चांस ही नहीं है। तो वो नहीं होना चाहिए। लोगों की कंपनी अच्छे रखो, संगत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे संगति भी अच्छी मिली, मार्गदर्शन भी अच्छा मिला लोगों का। तो इस वजह से सब असफलता पे असफलता आ रही थी। कभी इंटरव्यू हो रहा है, 3 इंटरव्यू लगातार मैंने दे दिए, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आती थी उसमें नाम नहीं होता था। और मैं सच बता रहा हूँ, जो भी यहाँ सुन रहे हैं, जो वो एक अंदर से इतनी मतलब रोने की आवाज़ आती है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो और उसके बाद भी जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत निराशा होती है। पर शायद मैं यही था कि मुझे आत्मविश्वास था कि मैं कर लूँगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो बस इसी भावना के साथ मैं अपने आप को चलाता रहा, और इसी वजह से शायद मैं वहाँ पहुँच पाया। मैं अपने चौथे प्रयास में, शायद मैं एक प्रयास पहले छोड़ता तो नहीं पहुँच पाता। तो यही है कि वो आप अपना खुद निर्धारित कीजिए कि आप कितनी लंबी दूरी तय कर सकते हैं, आपके अंदर कितना संसाधन भरा हुआ है, उस हिसाब से आप उतनी रिस्क ले सकते हैं। और ये एक बात और बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति होता है वो अपनी ज़िंदगी का सूत्रधार खुद होता है। उसको क्या करना है वो खुद डिसाइड करता है, और कोई डिसाइड नहीं करता। आपको चाहे कुछ भी बोल देना, आप करते वही हो जो थन करनो होया करे। तो आप अपने जीवन में निर्धारित करोगे थन करनो की है, बाकी ठीक है सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी। ये मंत्र रखोगे तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। सुननी सबकी चाहिए, करनी अपनी चाहिए। जी बिल्कुल रमेश जी, मैं चूँकि अब आप जिस फील्ड में हैं, तो हमारा जो समाज है, हमारे समाज का भी ये एक मूलभूत लक्ष्य रहा है सदा से कि वन्य जीवों और वन्य संपदा का संरक्षण करना। हमारे कार्यक्रम की मैं आपको थोड़ा सा विराम देना चाहूँगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री दिलीप महेचा जी, संस्था निदेशक स्प्रिंग बोर्ड जयपुर से हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए श्री दिलीप महेचा जी ने एक बहुत ही जयपुर में ही सुनहरा अवसर उपलब्ध करवाया है। वर्तमान में इनकी संस्था से सिविल सर्विसेज की तैयारी लगभग 18,000 से अधिक बच्चे ऑफलाइन और लगभग 10,000 से अधिक बच्चे हैं जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। आरएएस की तैयारी का सबसे एक जो सशक्त माध्यम है वो श्री दिलीप महेचा जी ने हमें जयपुर में ही उपलब्ध करवा रखा है। आज लालासर सातरी धाम में आपके पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अध्यक्ष महोदय की जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि ये हमारा एक प्रयास है। इस प्रयास के तहत हम जो सफल प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं से उनके जीवन के अनुभव, उनके संस्मरण सभी से साझा करते हैं। उनके जीवन में जो विकट परिस्थितियां आई, उन विकट परिस्थितियों को उन्होंने किस तरह से सफलता में बदला, उन सब विषयों के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सभी से एक संवाद स्थापित करते हैं। रमेश जी, हम जिस संवाद के क्रम में चल रहे थे, चूँकि विश्नोई समाज वन्य जीवों और वन्य संपदा के संरक्षण के लिए सदियों से प्रयासरत है, तो आप चूँकि अब इस फील्ड के अंदर एक सरकारी ओहदे पर है, तो आप समाज को कुछ ऐसा गाइडेंस के तौर पर क्या बताना चाहेंगे कि जिन्हें समाज शायद व्यवहारिक रूप से तो करता है, लेकिन उन्हें शायद हो सकता है कानूनी और प्रशासनिक रूप से इस चीज़ का अधिक ज्ञान नहीं हो किसी पर्यावरण प्रेमी को। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने शब्दों के माध्यम से उसे एक प्रोत्साहन अवश्य दें।
सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में ट्रेनिंग में हूँ। तो वहाँ पे कोई भी बड़े अफसर या फिर कोई भी स्पीकर आता है और जब हमारा परिचय होता है कि मेरा नाम रमेश बिश्नोई है, तो उनकी आंखों में मतलब एक अलग ही चमक आ जाती है। ये सही बता रहा हूँ, आपको पता नहीं होगा कि बिश्नोई समाज को लोग कितना जानते हैं वन्य जीव के लिए। मतलब मेरे 102 बैचमेट है और जब उनको बताया कि मैं बिश्नोई हूँ, मतलब एक भी बंदा नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको पता नहीं कि बिश्नोई समाज कहाँ है। तो क्या आप पश्चिमी राजस्थान से, वो मेरा एरिया बता देते कि जैसे ही मैं राजस्थान का नाम, सॉरी, बिश्नोई समाज का नाम लेता हूँ तो आप एरिया बता देते हैं। तो समाज के लिए कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि हमारा बहुत नाम है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसे कर्म किए हैं। अमृता देवी है, गुरु जम्बेश्वर भगवान है, तो उनकी वजह से हम आज जाने जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने जितने उच्च तरीके के काम किए उतने हम आज नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो हम अभी भी कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे गाँव में वन रेस्क्यू सेंटर है जीव जंतुओं के लिए, और बहुत जगह पे लोग प्लास्टिक के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। पर मुझे लगता है कि वो जितना अपने समाज का ओहदा है उसके हिसाब से पर्याप्त नहीं है। हमें एक समाज के नर्सरीज होनी चाहिए जिसमें हम हर साल समाज की ओर से अपने गोचर भूमि है या फिर जो भी खाली ज़मीन पड़ी है वहाँ पे पेड़ पौधे लगाएं। और दूसरी बात है कि हमें पेड़ पौधे वही लगाने हैं जो हमारे यहाँ पे उगते थे, जो हमारी यहाँ की भौगोलिक स्थिति है वहाँ उसको सूट कर सके, इस टाइप के पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, ना कि बाहर से हम कुछ भी विलायती ला के लगाएं। उसके अलावा ये कि जैसे वन्य जीव है, कानून के हिसाब से ऐसा होता है कि हमें वन्य जीव को मतलब डोमेस्टिकेट नहीं करना चाहिए या फिर ऐसे। तो कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके अंडर कम्युनिटी रिजर्व बनाए जा सकते हैं, जिसमें जैसे अपने एरिया में कोई गोचर भूमि है उसको एक कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर सकते हैं। तो उसमें सरकार की ओर से सहायता भी मिलती है कि उस एरिया का थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए और वहाँ पे जीव जंतु वनस्पति जो भी है उसका संरक्षण भी हो जाए। तो शायद मुझे लगता है अपने एरिया में बहुत सारे ऐसे जगह हो सकती है जिसको कम्युनिटी रिजर्व बनाया जा सकता है। और मैं जो यहाँ पे बहुत ही बड़े बुजुर्ग और जो डिसीजन मेकर है बैठे हैं उनकी इस बात का संज्ञान ले कि वो मतलब समाज की ओर से हर गांव में या फिर 4-5 गांव में एक नर्सरी होनी चाहिए। उसमें कुछ खर्चा भी नहीं आता, ऐसा नहीं है कि बहुत करोड़ों लगते हैं, बहुत कम खर्चा आता है। तो उसके माध्यम से हम यहाँ का जो थार है जो अभी सूखा सूखा लग रहा है उसको हरा भरा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रमेश जी। अंत में आप कुछ ऐसा जो मेरे प्रश्नों में छूट गया हो और आप सदन को अवगत करवाना चाहें तो। बिल्कुल, मैं सोच के तो बहुत कुछ आया था कि मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे याद भी नहीं आ रही है। बट एक दो चीज़ें हैं कि जैसे शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है जीवन के लिए। मतलब आप किसी भी, चाहे आप शिक्षक नहीं बनना चाहते, आप कंपटीशन में नहीं जाना चाहते, आपके व्यापार भी करना है, तो भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज आप देख लो, मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना है। अगर आपको शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप उसका माध्यम से बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो शिक्षा के लिए अपने समाज को और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, वो पर्याप्त नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली में एक जैन समाज का ऑर्गेनाइजेशन है जीतो करके। तो वो क्या करता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं लोग, उनके लिए वो हॉस्टल मुहैया करवाते हैं, उनके लिए जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनका मार्गदर्शन मुहैया कराते हैं। तो इस साल मेरे 102 के बैच में 9 IFS ऑफिसर उस हॉस्टल से है, और कम से कम 20-30 IAS IPS और अदर सर्विस वाले ऑफिसर भी एक साल सिलेक्शन होते हैं। तो ये सब किसी बदौलत होते हैं क्योंकि पूरा जैन समाज उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसके माध्यम से जो भी बहुत ही गरीब किसान, किसी टाइप के भी जैन है, वो सब फ़ायदा उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने समाज के पास बहुत पैसा है और हम मंदिर भी बहुत बनाते हैं, जो कि गलत नहीं है। बट मुझे लगता है कि विद्या के मंदिर भी बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। जो समरातल फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है IIT के लिए और मेडिकल के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि और भी प्रोफेशन हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हो, खेलकूद हो, तो सबके लिए कुछ न कुछ हमारे समाज को इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तभी हम कुछ है ना जो अपनी एक लेगेसी है उसको मेंटेन कर पाएंगे, हम अच्छा कर पाएंगे। हमारी जनसंख्या बहुत कम है लेकिन हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, विद्या का मंदिर है या फिर बच्चों को सपोर्ट करना है, ये करने से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो मुझे कभी कभी लगता है कि जो समाज की निर्णय लेते हैं उसमें युवाओं की बहुत कम भूमिका है। हम आते हैं आज इस सम्मेलन के माध्यम से आपसे मिलने आए, बट बहुत कम है निर्णय की भूमिका, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी युवा मैंने नहीं देखे हैं। तो
ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें अनुभव नहीं है या फिर वो अच्छा निर्णय नहीं ले रहे, पर मुझे लगता है कि युवाओं को थोड़ा थोड़ा मौका देना चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि हमारा समाज क्या कर रहा है, हम कैसे कर रहे हैं, कैसे निर्णय ले रहे हैं। और तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा तीसरा मतलब मेरे जो युवा साथी है उनके लिए संदेश है कि आप है ना, जो भी हर एक बंदा है वो अपने आप में अलग है, आप किसी से तुलना मत करो। आप है ना, जो आप दुनिया के सबसे अच्छे प्राणी हो, ठीक है। और दूसरी बात रही कि आप जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करो उस पर लगे रहो। एक उदाहरण मैं सोच के आया था कि मैं बचपन में मोटरसाइकिल चलानी सीखी थी रेत में। तो उसमें क्या होता है, स्टीयरिंग को आप एकदम टाइट पकड़ के रखते हो, थोड़ी थोड़ी उन्होंने डिग वगैरह करे, लेकिन एकदम फिर भी आपको टाइट पकड़ के रखोगे ना तो आपको वो रास्ते पे रखेगी। तो जीवन में बस यही है कि छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं, पर आपको अपने जीवन की जो लगाम है उसको टाइट रखना है, तो आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। और एक और चीज़ थी, हाँ, कि अभी ज़माना बहुत चेंज हो गया, मतलब सोशल मीडिया का इतना अपनी जीवन में मतलब रोल बढ़ गया है ना, हर कोई रील बना रहा है इंस्टाग्राम पे, या फिर ऑलमोस्ट हर कोई है। तो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप उसका सदुपयोग भी करना सीखो। आप अपनी पढ़ाई के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए, या आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो वो लोगों को बताइए। और उसके अलावा अच्छा इंसान बनो, कि आप जीवन में अपने लिए तो हर कोई करता है, फिर अपने परिवार के लिए करता है, लेकिन आप कुछ ऐसा करोगे जिससे आप मानवता का भला कर सको, राष्ट्र का भला कर सको, उससे बढ़कर कोई फीलिंग नहीं होती। और शायद मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं एक उदाहरण लेता था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। एक सिंधु ताई सपकाल करके औरत थी महाराष्ट्र में, तो उसके 3-4 बच्चे थे और वो गर्भवती थी, लेकिन उसके पति ने किसी ने कान भर दिए कि ये ऐसे ऐसे, तो उसने उसको रात में मार पीट के घर से निकाल दिया। वो रात में भैंस के तबेले में सोई और फिर दर दर भटकती रही। लेकिन जब वो बाहर गई, भटक रही थी, तो उन्होंने देखा कि उससे भी बदतर लोग हैं, अनाथ बच्चे घूम रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। पर उसने अपने दुख भूल गई वो, और उसने दूसरों के लिए काम करना शुरू कर दिया, और उसने जगह जगह अनाथालय खोले, और आज उनको अनाथों की माँ कहा जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप दूसरों के लिए काम करो, जीवन में अपने लिए करोगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए करना चाहिए, बस यही है। अच्छे बनो। बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपने अपने सार गर्भित वक्तव्य के माध्यम से निश्चित रूप से समाज के जो युवान हैं उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है कि वे अपने शिक्षा अध्ययन और अपने